MMDS मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन सिंड्रोम एक ऐसा रेयर सिंड्रोम और कंडीशन है जिसकी प्रेवलेंस जो है वो अननोन है, यानी कि उसके पता नहीं है कि उसकी प्रेवलेंस किस वजह से है। इट इज़ द वन ऑफ दिस सर्वल कंडीशन क्लासिफाइड एज माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर विच अफेक्ट एज एस्टिमेटेड 1 in 5,000 पीपल वर्ल्ड वाइड। देखिए, एक में से 5,000 पीपल के अंदर एक पर्सन जो है वो इससे अफेक्ट हो सकता है पूरी दुनिया में। बेसिकली ये एक माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये एक डिसऑर्डर नहीं, ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे सेल्स में। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एक बहुत ज़्यादा रेयर डिसऑर्डर के साथ हमारे पास ये डायग्नोस्ड बच्चा आया। इसको प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी जो बॉडी है वो वीक होती जा रही है, यानी कि नीचे वाला जो धड़ है, टांगे, पाँव, वो कमज़ोर होकर डिफॉर्म होते जा रहे हैं। हमने इनको डायग्नोसिस के लिए, इवैल्यूएशन के लिए भेजा, तो ये डायग्नोस्ड होकर है MMDC यानी कि मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन सिंड्रोम। इसके बारे में डिटेल आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है फंक्शन इन मोर देन वन स्टेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि इसमें एक जगह पर नहीं, बहुत सारी जगहों पर आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो वर्किंग में है। अगर उनमें से 2 प्लेसेस ऐसी हैं सेल की जहाँ पर वर्किंग नहीं हो रही सिमल्टेनियसली, कि वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही, देन दिस विल कॉज, और यही बीमारी उस टाइम मल्टीपल जो है वो हमारी डिस्फंक्शन सिंड्रोम में आ जाती है। यानी कि आपके देखें कि 37 ट्रिलियन सेल्स में किसी ऐसी प्लेस पर सेल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है या मुख्तलिफ सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, उससे जो है वो ये डिजीज़ हो जाती है। देखिए, इसके अंदर होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहले हमारा ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, यानी कि सवेयर ब्रेन डिस्फंक्शन और इंसेफेलोपैथी हो जाता है, जो लीड करता है वीक मसल, टॉन, सीजर एंड डिलेड डेवलपमेंट को। ये जब हमारे पास आया तो इसकी भी डेवलपमेंट जो है वो लेट थी। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन इसको CP जो है वो कंसीडर किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसको कोई प्रॉब्लम मज़ीद है, यानी कि इसका फोकस नहीं था। इसके जैसे जैसे इसके सिम्टम्स जो हैं वो इसके आ रहे हैं कि इसकी मसल टोन जो है वो वीक थी, यानी कि मसल बिल्कुल बेसूद थे। इसकी डेवलपमेंट जो है वो भी डिलेड है, यानी कि देखें कि टांग के मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हैं और वो कमज़ोरी के अंदर ही हैं। तो मैंने इनको जो है वो न्यूरोफिजिशियन के पास, पीड्स न्यूरोफिजिशियन के पास इवैल्यूएशन के लिए भेजा। देखिए, इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बैलेंस की प्रॉब्लम है। ये स्टार्ट में हमारे पास आए हैं। जब हमने इनको वॉक करवाई, इनका जो AFO लगा हुआ था, यानी कि जो आपके AFO एंकल फुट ऑर्थोसिस होते हैं, उसको हमने जो है वो रिमूव किया। उसके बाद इसकी वॉक चेक की। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपकी लैक्टिक एसिड डोसिस होती है। उससे मुराद कि आपकी जो लैक्टिक एसिड है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी कि आप थोड़ा सा काम भी करते हैं तो आप थक जाते हैं, आप फटीग हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड बेसिकली आपके मसल्स की एक्टिविटी के बाद जो है वो जनरेट होता है, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो ज़रा ज़्यादा एक्टिविटी कर लें तो उनकी टांगें थक जाती हैं। तो इसी तरह इसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से क्या है कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास जो इसी डिजीज़ का इफेक्ट आता है वो होता है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि हाई लेवल्स ऑफ ग्लाइसिन इन द ब्लड। आपके ब्लड में हाई लेवल ऑफ ग्लाइसिन आ जाती है और साथ में हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि आपके एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डिस्फंक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी डिस्टर्बेंस आ रही हैं। इसके अंदर एज अ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो है वो हम आपसे शेयर करते हैं कि फिजियोथेरेपी में हमने क्या करना होता है कि प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ। अब देखें कि हम रेजिस्टेंस के साथ बच्चे को कह रहे हैं कि हल्की सी अपनी कमर उठाए और थोड़ी सी टांग को बाहर खोले, क्योंकि पहले ये जो बिल्कुल एक्सरसाइजेस कर रहे थे वो एक्टिव नहीं कर रहे थे, वो इनको पैसिव करवाई जा रही थी। अब इनको हम एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेंस के साथ एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। उससे करने से क्या होगा कि इसके फंक्शन मसल्स के बेहतर होंगे, क्योंकि मसल्स कमज़ोरी की तरफ जाते जा रहे थे। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेकर आना है। इसके अंदर पहले हमने बाहर की तरफ ये बच्चे को कहा कि खोलें और हमने उसको रोका। उसके बाद अंदर की तरफ बंद करने का कहा और उसको स्लाइड रेजिस्टेंस के साथ रोका। उसके बाद हमने सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये करवानी होती है कि हमने इसकी एंडोरेंस बेहतर करनी है, क्योंकि इसके अंदर
होता क्या है कि बंदा फटीग बहुत जल्दी हो जाता है। जब वो फटीग हो जाता है तो उसके बाद वो जल्दी थक जाता है। तो हमने एंडोरेंस बेहतर करनी है। एंडोरेंस क्या होती है कि एक पर्सन या बंदे की एबिलिटी जिसके अंदर वो कोई काम करे और थके ना, इसको एंडोरेंस कहते हैं। उसके अंदर हम एंडोरेंस एक्सरसाइजेज भी ऐड करते हैं ताकि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एक्टिविटी बढ़े और मसल स्ट्रेंथ बेहतर हो। अब देखें कि इसके अंदर हम जो है वो मसल स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए एंडोरेंस एक्सरसाइजेज करवा रहे हैं कि यानी कि वो एक्सरसाइजेज वो मूवमेंट्स करवा रहे हैं रेपिटेटिव, ताकि वो उसके मसल्स जो हैं वो हेल्दी हों, वो अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेंथ डिवेलप करें। उसके बाद देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं उनको करवाने का मकसद क्या होता है कि आपकी मसल स्ट्रेंथ को बेहतर किया जाए। यानी कि एक मसल जिसकी मसल टोन कम है, वो सुस्त हो गया है और वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर रहा, हम उसको क्या है कि स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से संभाल सके। उसके बाद देखें इसके अंदर मल्टीपल डिजीज़ जो हैं वो रूल आउट की जाती हैं, वो आपका न्यूरो फिजिशियन करता है या स्पेशलिस्ट करता है। इसके अंदर कार्डियक स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। कार्डियक स्क्रीनिंग के लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लाजमी जाना चाहिए। उसके बाद आपने माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ से होते हैं, आपने उनके पास जाना है। हमने इस बच्चे को न्यूरोलॉजिकल जो डॉक्टर है उसके पास भेजा था, यानी कि पीड्स न्यूरो फिजिशियन। उन्होंने इस बच्चे को असेस किया, डायग्नोस किया, उसके बाद हमारे पास भेजा कि आप इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करें। उसके अंदर हमने इसकी जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट लेकर चली, उसके अंदर हम इसकी एक तो स्ट्रेंथ को बेहतर कर रहे हैं, दूसरी इसकी रेंज ऑफ मोशन, यानी कि इसका जो जोड़ है, जॉइंट है, वो अपनी रेंज में मूवमेंट करता रहे। दूसरा हमने बैलेंस कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज इसको करवानी होती हैं। उसके बाद हमने एंडोरेंस और इसको फंक्शनल एक्सरसाइजेज करवानी होती हैं। अब इसमें देखें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि हमने इसको कहा कि आप अपनी कमर को उठा कर रखें और ज़्यादा देर उठा कर रखें, उसके बाद जो है वो इसको नीचे रख दें। तो इसके अंदर क्या है कि ये स्टार्ट में जैसे ही मतलब कि कर रहा है तो ये फ़ौरन थक जाता था और ये उसी तरह रख देता था और इसको फटीग बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज से पहले इसको वॉक करवाते थे उसमें ये कुछ वॉक करता था लेकिन उसमें जो है वो थकता नहीं था, लेकिन एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद थोड़ी सी वॉक करने में ये थक जाता था। मीन के इसके मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रही है जो इसको फटीग और थकावट जल्दी करवा देती है। उसके बाद हमने जो स्टार्टअप लिया वो ये था कि हमने सबसे पहले इसके मसल्स को स्टिमुलेशंस दी। देखिए मसल स्टिमुलेशन बेहद ज़रूरी है किसी भी मसल्स से रिलेटेड डिज़ीज़ के लिए, किसी भी नर्व से रिलेटेड डिज़ीज़ के लिए हमने जो है वो नर्व स्टिमुलेशंस देनी होती हैं। अब देखिए इसके मसल को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के साथ कि वो मसल देखें वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके पाँव जो हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाते हैं और सीजर गेट प्रेजेंट करते हैं। अब हमने पाँव पर और इसकी पिंडली पर और इसके क्वाड्रिसेप मसल्स पर ये स्टिमुलेशंस देनी स्टार्ट की हैं। अब देखिए इसके अंदर किस तरह से इनकी जो है वो मूवमेंट हो रही है। अब जब मूवमेंट अच्छी तरह से होगी, ये पूरी टांग इनकी जो बिल्कुल सुस्त हो गई है उसकी जो है वो एक्टिवेशन होगी। जब आपकी एक्टिवेशन होती है तो आपके मसल्स जो हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं और हम जब एक्सरसाइज करवाएं तो उससे जो पेशेंट है, बच्चा है, उसको फ़ायदा होता है। तो हमने जो है वो स्टार्ट के अंदर साथ के साथ मसल स्टिमुलेशंस भी एडअप की हैं ताकि मसल्स को स्टिमुलेट किया जाए, मसल्स के अंदर रेजिस्टेंस आए, मसल्स जो हैं वो बेसिकली अपने फंक्शंस बेहतर परफॉर्म करें। अब देखें कि ये स्टिमुलेशंस जो है वो बोथ लेग पर इसकी हमने की हैं, क्योंकि एक मसल जो है वो जब बेसूद और थका हुआ है, यानी कि उसके अंदर सख्त ही नहीं है कि वो मूवमेंट करे, तो हमें उसे एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेशन के लिए हम जो है वो इसको स्टिमुलेशंस देते हैं। बेसिकली स्टिमुलेशंस के बाद आपको बताते हैं कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, यानी कि MMDS 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में क्या होता है कि एक डिफेक्ट आता है NFU1 जीन में। उसके बाद सेकंड में क्या होता है कि डिफेक्ट आता है आपकी बॉल A3 जीन में। उसके बाद थर्ड में क्या होता है कि डिफेक्ट आता है आपकी IBA57 जीन में। उसके बाद आपके 4 में डिफेक्ट आता है आपकी ISCA जीन में। फिफ्थ में क्या होता है कि IACAI जीन में आता है। सिक्स में क्या होता है PMICB जीन होती है, उसके अंदर आता है। यानी कि आपकी जो जीन्स के अंदर प्रॉब्लम आई है मल्टीपल साइड पर, उसकी वजह से ये होता है और इसकी ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमने इसके बाद इसके मसल्स को थोड़ा सा ज़रा बेहतर करने के लिए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, उसको जो है वो हमने डीप टिश्यूज़ मसाज दिया इस मशीन के साथ ताकि उसके जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हों। उसके बाद हमने वॉक करवाई। देखिए ये सीजर गेट
गेट है, सीजर गेट इस तरह से क्या है कि ये अपने टांग को आगे की तरफ से मतलब कि सही तरह से उठा नहीं पा रहा और ये इसको घसीट कर चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसकी टांगें कमज़ोर होती जा रही हैं। अब ये डे 2 की देखें कि हमने इसको जो है वो थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेचिंग्स दी इसके मसल्स को, ताकि इसके मसल्स थोड़े से ज़रा स्ट्रेच हों, वो जो टाइट हो जाते हैं वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाते हैं, वो ना हो। तो इसके अंदर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके हिप जॉइंट को हमने जो है वो रेंज ऑफ मोशन उसकी करवाई। उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग्स दी, स्ट्रेचिंग के बाद हमने जो है वो इसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई। अब इसको हमने कहा कि आप जो है वो अपनी टांग को सामने की तरफ धक्का दें और हमने उस मूवमेंट को रोका, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं से मूवमेंट करवानी है बच्चे से, ताकि इसकी बॉडी ये जान लगाए, ज़ोर लगाए और उसके मसल्स जो हैं वो बेहतर हों। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपके जब मसल्स बेहतर होते हैं तो उसके अंदर आपके जो टांग के जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, वो एक्टिव भी होते हैं और वो ताकत भी डेवलप करते हैं। जब आप कोई मूवमेंट नहीं करते तो वो ना ताकत डेवलप करते हैं, ना उनमें रेजिस्टेंस आती है। अब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमने प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस जो है वो ऐड करनी है, ताकि बच्चे के फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हों। उसके बाद एंडोरेंस एक्सरसाइजेज हमने लेकर चलनी है, ताकि एंडोरेंस एक्सरसाइजेज से जो बच्चा है उसकी थकावट कम जो जल्दी हो जाती है वो थोड़ी सी ज़रा डिले हो जाए। उसके बाद हम मसल स्ट्रेंथ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं जिसमें मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ भी होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इवैल्यूएशन करवानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखें कि हमने जो है वो इस टाइम इस बच्चे के साथ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम बेहतर कर सकते हैं। इसमें हम मैक्सिमाइज़ उसकी स्ट्रेंथ को बेहतर कर सकते हैं, उसका बैलेंस बेहतर कर सकते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसके पेरेंट्स बता रहे थे कि इसकी कोऑर्डिनेशन भी वीक है। तो कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए हमने एंडोरेंस ट्रेनिंग, फंक्शनल एक्सरसाइजेज और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाएं। अब इसमें देखें कि हमने इसको कहा कि आप जो है वो अपने पंजे को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। इसमें क्या है कि इसके एक तो मसल एक्टिवेशन होगी और साथ में इसकी जो टांग का कंट्रोल है वो बेहतर होगा। उसके बाद हम कुछ हेल्प लेते हैं ब्रेसिंग्स के साथ और अडॉप्टिव इक्विपमेंट्स के साथ, यानी कि जो आपकी ब्रेसिस होती हैं, आपकी AFO, KFO और एंकल फुट ऑर्थोसिस, हमने इसको फ़िलहाल जो है वो रिकमेंडेड था और हमने भी मज़ीद वो रिकमेंड किया कि आप इसको रात के टाइम पहना कर रखें, ताकि ये देखें जो इसका पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाता है, मसल का इम्बैलेंस हो चुका है, वो बेहतर हो। देखिए, अगर हम ये कॉन्जुगेटेड थेरेपी लेकर चलते हैं फिजियोथेरेपी के साथ, ताकि फिजियोथेरेपी भी होती रहे और साथ में क्या है कि आपके कुछ इक्विपमेंट्स भी यूज़ होते रहें, तो उन इक्विपमेंट से क्या है कि मूवमेंट काफ़ी हद तक एक पोजीशन में रहती है। अगर हम इसके पाँव को छोड़ देंगे तो इसका पाँव अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। सो अब हम इनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये एक्सरसाइजेज आप लोगों से इसलिए शेयर की जा रही हैं, एक तो आपको इस डिज़ीज़ के बारे में पता हो और दूसरा ये बताना ज़रूरी है कि डायग्नोसिस कितना ज़रूरी है। अगर मैं इसको ब्लाइंड ट्रीटमेंट के साथ लेकर चलता तो मुझे पता ना होता कि इसको क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या इलाज करना है। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका डायग्नोसिस करवाना लाजमी समझा, क्योंकि ये बेसिकली बहुत दूर से आए हुए थे, तो यहाँ उन्होंने मल्टीपल जो मतलब जगह पर चेक करवाया, वहाँ पर कोई प्रॉपर डायग्नोसिस इनको ना मिला। तो जब मुल्तान में आए तो मैंने पहले जो है वो इनको इवैल्यूएशन के लिए भेजा। जब ये इवैल्यूएट होकर आए तो इनको ये MMDS डायग्नोज्ड हुआ बच्चे को। कुछ इनकी टेस्टिंग हुई, कुछ जो है वो सर ने अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज किया और फिर इसकी मैनेजमेंट की। अब उसके बाद उन्होंने रेफ़र टू फिजियोथेरेपिस्ट किया कि वो अपनी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को देखें। देखिए, अगर हम अकेली ही इसकी मैनेजमेंट को लेकर चलें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हमें केस डायग्नोज ना हो जाए। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं पहले ही कोई ऐसी चीज़ अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आए उस पर खुद स्टडी करता हूँ, अगर मुझे ना समझ आ रही हो फिर मैं उसको रेफ़र कर देता हूँ। क्योंकि देखिए, आपकी जो डोमेन होती है आप उसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप अपनी डोमेन से हट के कुछ करना चाहेंगे तो आप उस चीज़ को सही तरीके से नहीं कर सकते। लास्ट डेज में एक बच्चा मेरे पास प्रेजेंट हुआ, उसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जो मुझे लग रहा था कि इसकी मस्कुलर वीकनेस है या समथिंग, उसकी कुछ सिम्टम्स जो थे वो और तरह के थे। लेकिन जब मैंने उनको स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफ़र किया तो उन्होंने एक स्पेशल डिजीज़ होती है सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों की, वो उसको डायग्नोज करके भेजी। अब
जब वो डायग्नोज हुई, मैंने उसको स्टडी किया, फिर मैंने पेशेंट को जो प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग था। इसीलिए हमेशा कोई ना सुपीरियर होता है, ना बड़ा होता है, ना छोटा होता है। हर पर्सन अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट है। अब एक जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने सर्जरी की है, वो आपको रिकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को कि आप जो है वो इनको ये चीज़ करवाइएगा, ये ना करवाइएगा, क्योंकि उन्होंने अंदर से खोल के देखा है कि इसकी कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो वीक है या कुछ है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट अपनी अना बनाए कि नो आई एम डूइंग दिस, मैं इस तरह, तो नो, वो अपनी जगह स्पेशलाइज्ड है, आप अपनी जगह स्पेशलाइज्ड हैं। हमेशा मेरी आदत है, मैं हर किसी को गाइड यही करता हूँ, अपने फिजियोथेरेपिस्ट कोलीग को भी, कि आप हमेशा डायग्नोसिस करवा लें। अगर आपको कोई डिज़ीज़ समझ ना आ रही हो तो आप उसका डायग्नोसिस लाजमी करवाएं। अब ये जो डिज़ीज़ थी ये मेरे लिए न्यू थी, मैंने इसको स्टडी किया, इसका मैंने डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद इस पेशेंट पे अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ और साथ में आप लोगों से भी शेयर किया जा रहा है ताकि आप लोगों के भी नॉलेज में इजाफा हो। अब देखिए, इसकी हमने कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई है। कोऑर्डिनेशन में क्या है कि इसकी जो हमने साइड पर वॉक स्टार्ट करवाई है। बच्चा आप देखिए कि पहले जब ये आया था तो इसकी वॉक सही तरह से नहीं थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपसे कुछ टाइम में शेयर की जाएगी, उसमें मज़ीद इस डिज़ीज़ के बारे में चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज के लिए जो एक्सरसाइजेज और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी आपकी नॉलेज के लिए भी हैं, और अगर आपके रिलेटेड कोई बच्चा इस तरह से प्रॉब्लम में है कि वो जल्दी थक जाता है, कोई भी काम करता है तो फ़ौरन थक जाता है, तो उससे क्या है कि उसको ये हो सकता है। बाकी ये देखें कि वो ब्रेसिस के साथ इसकी वॉक शूज़ के साथ कुछ बेहतर थी, अब हमने उसको रिमूव करवा कर वॉक करने का कहा। जब ये रिमूव करके वॉक कर रहा है तो इसकी गेट कुछ इम्प्रूव हुई है। जो स्टार्ट में बिल्कुल ही अपना बैलेंस नहीं बनाता था और इधर उधर गिर जाता था, पकड़ता था, सहारा ढूंढता था, अब हमने इसको इंडिपेंडेंट वॉक की तरफ लेकर आए हैं। कुछ टाइम में इसकी जो वॉक है वो भी बेहतर हो जाएगी। हमने पेशेंट के घर वालों को भी प्लान शेयर किया कि आपने घर पर भी इसको इस तरह से आपने एक्सरसाइजेस करवानी है, किस तरह रेजिस्टेंस देनी है, किस तरह इसको रोकना है, कौन सी मूवमेंट कहाँ तक करवानी है। देखिए 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में 23 घंटे बच्चा घर रहता है, 1 घंटा हमारे पास रिहेबिलिटेशन के लिए आता है। सो घर वाले भी थोड़ा सा फोकस और कंसीडर करके इन बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करके बाद में जब ये ग्रो हो जाते हैं अच्छे तरीके से, तो मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेरिब्रल पाल्सी का भी बच्चों का जो है वो बहुत ख्याल रखना चाहिए। शुरू में प्रॉपर उनकी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी करवाएं, क्योंकि शुरू की केयर बहुत ज़रूरी है। अगर उनको सही डायरेक्शन में चीज़ें मिल गई तो बच्चे बेहतर मुस्तकबिल, अपनी बेहतर जो आगे की ज़िंदगी है वो गुजार सकते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों का आप बहुत ख्याल रखें जो किसी भी डिसेबिलिटी में हैं और मुब्तला हैं। सो आप लोग ये देखें, आप लोग नॉलेज में भी इजाफा होगा। और सेकंड ये है कि आप लोग कमेंट लाजमी किया करें और बताया करें कि हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ फ़ायदा दे रही है और आप कहाँ से इसको देख रहे हैं। उससे देखिए एक अच्छा फ़ील होता है कि हमारी वीडियो आप यहाँ से देख रहे हैं। सो लाजमी कमेंट किया करें और बताया करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब आप अपना बहुत ख़याल रखा करें, अपनी सेहत का ख़याल रखा करें, ख़ास तौर पर इन बच्चों का बहुत ख़याल रखा करें। ये बच्चे आपके लिए दुआएं भी हैं और सरमाया भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।